आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी और मेरे ससुराल वाले मुझसे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोचा था और क्या हो रहा है? कमरा साफ करके आरती जब वापस हॉल में आती है तो रमेश उसे चांदी की एक साधारण सी अंगूठी देते हुए कहता है, ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। अंगूठी देखकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है कि उसने क्या सपने देखे थे और यहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अंगूठी पसंद नहीं आई क्या? कुछ नहीं, ये सोच रही होगी कि सास ससुर ने तो तोहफा दे दिया लेकिन ननद ने कुछ नहीं दिया। शालिनी, तुम ही कुछ दे दो। मेरे पास तो अभी इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है मम्मी, मैं बाद में कभी दे दूंगी। चलो भाई, हो गई रस्म। बहू, अब तुम ये सारे झूठे बर्तन साफ करने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में सो जाना, और विवेक रात को देर से घर आता है तो तुम उसका इंतजार मत करना। अब अपने कमरे में सब चले जाते हैं। आरती आंखों में आंसू लिए बर्तन साफ करती है और रोते हुए अपने कमरे में आकर सोचती है, मुंह दिखाई का तो मेरा हर सपना टूट गया। कितने अरमान थे मेरे, सब चकनाचूर हो गए। थकान की वजह से रोते रोते आरती की आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि विवेक कमरे में नहीं है। वो नहा धोकर उसे ढूंढती हुई हॉल में आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इस तरह परेशान होकर किसे ढूंढ रही हो तुम? मम्मी जी, वो कल दोपहर से घर से निकले हैं और अभी सुबह हो गई है, फिर भी अब तक वापस नहीं आए हैं। बहू, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। तुम पहले घर के कामों की तरफ ध्यान दो। देखो, खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें निकाल कर धो लो। आरती सारे भारी पर्दे निकालती है और उन्हें धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और कुछ ही देर में वैष्णो देवी की यात्रा से सुमित्रा और विश्वनाथ वापस लौटते हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी, आप लोग वैष्णो माता के दर्शन करके वापस आ गए? अरे हाँ रमेश, हम आ गए, लेकिन हमारा पोता विवेक और हमारी नई बहू कहाँ है? वो पापा जी, विवेक तो... अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ, मैं सब समझ गया। अच्छा ठीक है, और हमारी नई बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। माँ जी, बहू अभी अपने कमरे में आराम करिए, थकी हुई थी ना। चलो अच्छा है, नई बहू है, उसे आराम करने दो। आरती वॉशरूम से उनकी ये बातें सुन लेती है। तभी रमेश विश्वनाथ से गंभीर होकर कहता है, पापा जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो रमेश, हैं? लेकिन अभी उसके लिए रुकना होगा। जब तक मेरा पोता पूरी तरह से सुधर नहीं जाता और अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देता है, तब तक मैं उस बारे में सोचूंगा भी नहीं। सुमित्रा और विश्वनाथ अपने कमरे में चले जाते हैं। आरती पर्दे धोकर जैसे ही अपने कमरे में आती है, रमेश और कमला भी गुस्से में वहां आ जाते हैं। आरती घबरा कर कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों यहाँ आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ लड़की, बस तुझे कुछ बातें समझाने आया हूँ। पापा जी, आप मुझसे इस तरह गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुन, तू अपनी औकात का भी मत भूलना कि तू एक गरीब की लड़की है और इस महल की बहू बनकर आई है। तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम तुझे यहाँ सिर्फ एक खास मकसद के लिए लाए हैं। अब तुझे हमारे बेटे की शराब और नशे की आदत छुड़वानी होगी। अगर तूने विवेक का नशा नहीं छुड़वाया तो याद रखना कि हमसे बुरा इस दुनिया में तेरे लिए कोई नहीं होगा। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला उनकी इतनी पुरानी नशे की आदत कैसे छुड़वा सकती हूँ? वो तो कितना नशा करते हैं। हमें पता है हमारा बेटा बहुत ज्यादा नशा करता है और वो हमेशा 24 घंटे नशे में ही रहता है। लेकिन पापा जी, जब आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे तब तो आपने मेरे माता पिता से कहा था कि वो बहुत कम नशा करते हैं। हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो लड़की, हम जितना कह रहे हैं उतना चुपचाप करो, वरना हम तुम्हारी जिंदगी इस महल में नरक जैसी बना देंगे। जैसे तुम्हें इस महल में मुंह दिखाई की रस्म नसीब नहीं हुई है ना, वैसे कुछ भी नसीब नहीं होने देंगे हम। इसीलिए चुपचाप हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमेश और कमला आरती को धमकी देकर चले जाते हैं। आरती रोते हुए खिड़की के पास जाती है जहां वो बगीचे में एक गरीब मजदूर को ईंटें जोड़ते हुए देखती रहती है। तभी विवेक नशे की हालत में झूमते हुए कमरे के अंदर आता है और आरती उसे सहारा देते हुए पूछती है, तुम अब तक कहाँ थे और इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हो तुम? अच्छा, तुम होती कौन हो मुझे ये फालतू के सवाल जवाब करने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विवेक, मुझे हक है तुमसे ये सब पूछने का। पत्नी? अरे मेरी नजरों से दूर हट जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विवेक जोर जोर से हंसने लगता है और बिना कोई जवाब दिए सीधे बेड पर जाकर बेहोश हो जाता है। उधर सावित्री और विश्वनाथ के कमरे में दोनों बात कर रहे होते हैं। अब तो हमारी पोता बहू घर में आ गई है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा विवेक जरूर सुधर जाएगा। हाँ,
सावित्री, भगवान करे अब वो जल्दी से सुधर जाए और इस घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगले दिन सुबह विवेक फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आरती उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और रोकते हुए कहती है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें इस हालत में कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? हाँ, आज तक मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। कोई पत्नी नहीं हो तो मेरी। अपनी ये फालतू की नौटंकी मेरे सामने बंद करो और मुझे चुपचाप जाने दो। विवेक आरती को जोर से धक्का देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आरती रोते हुए उसके पीछे नीचे हॉल तक आती है। विवेक प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, इस तरह मत जाओ, प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन विवेक नहीं रुकता और कार में बैठकर चला जाता है। हॉल में बैठे रमेश और कमला आरती को रोता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ बहू, तुम हमारे बेटे विवेक को बाहर जाने से नहीं रोक पाई ना? अरे लगता है तुम्हारी बस की बात नहीं है। नहीं पापा जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी। तभी विश्वनाथ और सावित्री वहां आ जाते हैं। विश्वनाथ आरती के रोने का कारण पूछता है तो रमेश बात को संभालते हुए तुरंत झूठ बोल देता है। अरे क्या हुआ बहू, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? पापा जी, बहू ने विवेक को नशे के लिए बाहर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, बस इसीलिए ये दुखी है। अरे कोई बात नहीं बहू, हमने भी बहुत कोशिश की है लेकिन हार नहीं मानी। अरे तुम भी पहली बार में हार मत मानना, हम सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे। तुम हिम्मत रखो बेटी, माता रानी सब ठीक कर देंगी, बस तुम प्रयास करना मत छोड़ना। सावित्री और विश्वनाथ के जाते ही कमला तुरंत आरती के पास आकर उसे उंगली दिखाकर धमकी देते हुए कहती है, सुना लड़की, मम्मी जी पापा जी से कुछ भी सच बताने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें इस महल से धक्के देकर निकाल देंगे। इसके बाद आरती विवेक को रोकने के लिए खूब कोशिशें करती है। वो कभी उसे कमरे में बंद करती है तो कभी रस्सी से बांधती है, लेकिन वो हर बार भाग जाता है। इस दौरान ससुराल वाले उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। भाभी जाओ, मेरे कमरे में बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, वो जरा महंगे हैं तो हाथ से अच्छे से धो देना। बहू कपड़े बाद में धोना, मेरे कमरे में फर्श पर जूस गिर गया है, जाओ और पहले जाकर फर्श को तुरंत साफ कर दो। एक दिन तो रमेश उससे कहता है, बहू कमरे में खूब सारे फटे पुराने कपड़ों का ढेर लगा है, उनमें से कुछ छांट कर अपने गरीब माँ बाप को दे आओ। आरती को सावित्री और विश्वनाथ से मिलने नहीं दिया जाता। एक दिन वो खिड़की के पास रो रही होती है और बगीचे में काम करने वाला मजदूर आकाश उसे देख लेता है। अगले दिन आरती विवेक को रोकते हुए महल के बाहर बगीचे तक आ जाती है, लेकिन विवेक उसे झटक कर चला जाता है। आरती हताश होकर वहीं धूप में बैठ जाती है। आप इस तरह इतनी तेज चिलचिलाती धूप में मत बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है और आपको इस वक्त धूप की पड़ी है। आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है? हाँ, मेरा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि गरीब की बेटी महल में खुश नहीं है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी छोटी मालकिन। आरती वहां से चली जाती है तो विवेक को सुधारने की हर कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी आकाश से थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। जब घरवाले महल में नहीं होते तो दोनों खिड़कियों के पास बातें करते हैं। एक दिन रमेश और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं और आरती उनकी बातें सुन लेती है। इस गरीब की लड़की को महल में लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे बेटे में तो कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, अगर बदलाव नहीं आया तो मम्मी पापा प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेंगे और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अरे तो फिर अब इस बहू को इस महल में रखने का क्या मतलब है? निकाल देते हैं इसे बाहर। पड़े रहने दो उसे यहीं, बहू नहीं तो हमारे घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनकर तो रह ही जाएगी। आरती ये सुनकर घबरा जाती है। एक दिन जब कमला और रमेश घर पर नहीं होते, वो बगीचे में आकाश से मिलती है और रोते हुए सब सच बता देती है। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ एक नौकरानी बनाने के लिए इतने बड़े महल की बहू बनाकर लाया गया था। देखो, तुम्हारे पास जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम ऐसे लालची इंसान से तलाक ले लो और अलग हो जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक गरीब की बेटी हूँ, बदनामी हुई तो मेरे माँ बाप को ये समाज जीने नहीं देगा। समाज से मत डरो आरती जी, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। आरती रोते हुए चली जाती है। एक दिन हॉल में पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी विवेक भयंकर नशे में आकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अरे बहू, अरे हमने जिस मकसद से तुम्हारी शादी अपने पोते से कराई थी, तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही हो बेटा। लगता है विवेक अब कभी सुधर नहीं पाएगा। क्या हुआ भाभी? अब आप चुपचाप खड़ी होकर क्या सोच रही हो?
आरती को अपने साथ हुआ सारा अत्याचार याद आता है। वो गुस्से में पूरे परिवार पर बुरी तरह से फट पड़ती है। बस बहुत हो गया। मैं गरीब की बेटी जरूर हूँ, लेकिन कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ जो आपने मुझे महल की बहू बना लिया। आप लोगों ने मुझसे शादी क्यों कराई और मेरे साथ क्या करने वाले हो मैं सब जानती हूँ। मैं विवेक से तलाक लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा मत करो बेटा, तुम इस घर की इज्जत हो। यूं घर छोड़ कर जाना अच्छी बात नहीं है। हमें बताओ, तुम्हारे साथ किसने बुरा किया है? हाँ बेटा, हमें खुलकर बताओ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से काम लो और हमारे बारे में कुछ सोचो। आरती विश्वनाथ और सावित्री के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके समझाने के बावजूद भी वहां नहीं रुकती और अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी मिलती है। अरे आरती, तुम तो महल की बहू बनी थी ना, तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म वहाँ कैसी रही? आरती पिंकी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे सब सच बता देती है। मायके आकर आरती पार्वती को भी सब बताती है और कुछ ही दिनों में विवेक से तलाक ले लेती है। इधर आकाश अपने घर पर उदास बैठा होता है। बेटा आकाश, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम बहुत उदास बैठे रहते हो। आकाश अपने माता पिता को सारी बात बताता है और कहता है, मम्मी पापा, आरती अब उस महल को छोड़ के चली गई है। उसने उस नरक से खुद को आजाद कर लिया है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है बेटा? उसने बिल्कुल सही कदम उठाया। तुमने उसे उस नरक से बाहर निकालने का रास्ता दिखाकर अच्छा ही किया है। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि वो इस वक्त न जाने किस हाल में होगी। बेटा पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस लड़की आरती से सच्चा प्यार करने लगे हो। हाँ पिताजी, मुझे आरती से प्यार हो गया है। अगर ऐसी बात है बेटा, तो मुझे पता है कि तू उसके बिना खुश नहीं रह पाएगा। अब तू बिना देर किए आरती को हमारे घर की बहू बना कर ले आ। आकाश पहले मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वो आरती के घर रिश्ता लेकर जाता है, जहाँ उसके माँ बाप पहले हिचकिचाते हैं। आप तो आरती के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप लोग ये रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ बहन, हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर आरती तो हमें भी बहुत पसंद है। आकाश और आरती की शादी हो जाती है और आरती ससुराल आती है। आकाश के घर के बाहर टेंट लग रहा होता है और मजदूर काम कर रहे होते हैं। महल के बालकनी से रमेश और कमला ये सब देख रहे होते हैं। ये नीचे सड़क पर क्या तमाशा चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता कि आरती अब इस गरीब घर की बहू बन गई है? अच्छा, तो वो अब यहाँ रह रही है, लेकिन बाहर इतना तामझाम किस लिए किया जा रहा है? शायद उस गरीब घर में उसकी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, इसलिए। उधर कमरे में आरती उदास बैठी होती है। तभी आकाश की बहन पूजा उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है और आप इस तरह उदास बैठी हो? महल की बहू बनी थी तब मेरी मुंह दिखाई ऐसी हुई जैसे मैं गरीब घर में आई हूँ। अब तो सच में मेरा ससुराल गरीब है, तो ना जाने यहाँ कैसी रस्म होगी। विमला पूरे मोहल्ले के घरों में जाकर सबको आरती की मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलावा देकर आती है। शाम को, क्या हुआ बहू, तुम अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? कपड़े भी नहीं बदले? मम्मी जी, मुंह दिखाई की क्या जरूरत है? कैसी बातें करती हो बहू? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी खुशियां अच्छे तरीके से मना कर दिखाएंगे। जब इतना बड़ा महल मेरी मुंह दिखाई नहीं मना पाया, तो ये गरीब क्या मनाएंगे? पूजा आरती के चेहरे पर उदासी देखकर उसे प्यार से समझाती है। भाभी, हम दौलत में भले उस महल की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन प्यार में उनसे कहीं आगे हैं। आरती तैयार होकर बाहर आती है, जहां बहुत बड़ा टेंट और मोहल्ले वालों की भारी भीड़ लगी होती है। तभी रमेश और कमला वहां आकर हंगामा करने लगते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सड़क ब्लॉक कर रखी है, तुरंत इस टेंट को यहाँ से हटाओ। अरे क्या परेशानी है भाई साहब आपको? है? हमने नगर निगम से परमिशन ली है। ये देखिए कागज। आप भले ही महल के राजा होंगे, लेकिन हम अपने घर के राजा हैं। ज्यादा परेशान किया तो पुलिस को बुला लेंगे। मोहल्ले वाले भी मदन का साथ देते हैं और रमेश कमला को डांट कर वहां से भगा देते हैं। मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से होती है और सब खूब सारे उपहार देते हैं। आरती अपने कमरे में जाने लगती है। बहू, ये लो, महल के मुकाबले ये सोने का कंगन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे प्यार का शगुन समझ कर रख लो। आरती, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये चांदी की पायल ही अफोर्ड कर सकता था। लाओ, मैं खुद तुम्हें इसे पहना देता हूँ। बेटा शर्मा मत और जल्दी से बहू को अपने हाथों से ये पायल पहना दे। आकाश आरती को पायल पहनाता है और पूजा आरती को एक सुंदर साड़ी देती है। भाभी, मैं कोई बड़ी जॉब तो नहीं करती हूँ, इसीलिए आपके लिए साधारण सी साड़ी लाई हूँ, प्लीज इसे रख लीजिए। आखिर में सास विमला अपना एक पुराना खानदानी सोने का हार निकालती है और आरती के गले में पहनाते हुए कहती है, बहू, ये हार मुझे मेरी सास ने मेरी मुंह दिखाई में दिया था।
आज मैं ये तुम्हें सौंप रही हूँ। हमारे पास महल जैसा देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आरती भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगती है। विमला हैरान होकर उसको संभालते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और क्या तुम्हें हमारे ये तोहफे पसंद नहीं आए? बहुत ज्यादा पसंद आए मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। महल में सिर्फ खोखली रस्में थी, लेकिन यहाँ मुझे आप सबका सच्चा प्यार और सम्मान मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि खुशियाँ महलों और दौलत की मोहताज नहीं होती। आज एक बहू का असली सम्मान इसी गरीब घर में हुआ है। तभी महल से विश्वनाथ और सावित्री भी वहां आ जाते हैं और आरती से बात करते हैं। अरे बहू, एक बात बताओ, तुमने हमारा वो आलीशान महल छोड़कर इस गरीब घर को क्यों चुना? दादाजी, आपके बेटे बहू ने अपने नालायक बेटे को सुधारने के लिए मुझे एक नौकरानी बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस महल में मुझे कोई इज्जत नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ इन लोगों ने मुझे अपनी पलकों पर बैठाया है। आरती अपने साथ हुई सारी बातें बताती है और सावित्री और विश्वनाथ ये भयानक सच सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सावित्री की आंखों में गुस्सा और पछतावा साफ दिखाई देता है। हमारी परवरिश में ही कोई बहुत बड़ी कमी रह गई थी बेटा, जो हमारा बेटा और बहू इतने गिरे हुए इंसान निकले। उन्होंने अपने स्वार्थ में एक मासूम बच्चे का पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेटा तुम मुझे माफ करोगी? हाँ दादाजी, मैं भले आपकी महलों की बहू नहीं रही, लेकिन आप हमेशा मेरे दादा दादी रहेंगे। आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी और मेरे ससुराल वाले मुझसे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोचा था और क्या हो रहा है? कमरा साफ करके आरती जब वापस हॉल में आती है तो रमेश उसे चांदी की एक साधारण सी अंगूठी देते हुए कहता है, ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। अंगूठी देखकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है कि उसने क्या सपने देखे थे और यहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अंगूठी पसंद नहीं आई क्या? कुछ नहीं, ये सोच रही होगी कि सास ससुर ने तो तोहफा दे दिया, लेकिन ननद ने कुछ नहीं दिया। शालिनी, तुम ही कुछ दे दो। मेरे पास तो अभी इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है मम्मी, मैं बाद में कभी दे दूंगी। चलो भाई, हो गई रस्म। बहू, अब तुम ये सारे जूठे बर्तन साफ करने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में सो जाना, और विवेक रात को देर से घर आता है तो तुम उसका इंतजार मत करना। अब अपने कमरे में सब चले जाते हैं। आरती आंखों में आंसू लिए बर्तन साफ करती है और रोते हुए अपने कमरे में आकर सोचती है, मुंह दिखाई का तो मेरा हर सपना टूट गया। कितने अरमान थे मेरे, सब चकनाचूर हो गए। थकान की वजह से रोते रोते आरती की आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि विवेक कमरे में नहीं है। वो नहा धोकर उसे ढूंढती हुई हॉल में आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इस तरह परेशान होकर किसे ढूंढ रही हो तुम? मम्मी जी, वो कल दोपहर से घर से निकले हैं और अभी सुबह हो गई है, फिर भी अब तक वापस नहीं आए हैं। बहू, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। तुम पहले घर के कामों की तरफ ध्यान दो। देखो, खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें निकाल कर धो लो। आरती सारे भारी पर्दे निकालती है और उन्हें धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और कुछ ही देर में वैष्णो देवी की यात्रा से सुमित्रा और विश्वनाथ वापस लौटते हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी, आप लोग वैष्णो माता के दर्शन करके वापस आ गए? अरे हाँ रमेश, हम आ गए, लेकिन हमारा पोता विवेक और हमारी नई बहू कहाँ है? वो पापा जी, विवेक तो... अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हाँ, मैं सब समझ गया। अच्छा ठीक है, और हमारी नई बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। माँ जी, बहू अभी अपने कमरे में आराम करिए, थकी हुई थी ना। चलो अच्छा है, नई बहू है, उसे आराम करने दो। आरती वॉशरूम से उनकी ये बातें सुन लेती है। तभी रमेश विश्वनाथ से गंभीर होकर कहता है, पापा जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो रमेश, हैं? लेकिन अभी उसके लिए रुकना होगा। जब तक मेरा पोता पूरी तरह से सुधर नहीं जाता और अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देता है, तब तक मैं उस बारे में सोचूंगा भी नहीं। सुमित्रा और विश्वनाथ अपने कमरे में चले जाते हैं। आरती पर्दे धोकर जैसे ही अपने कमरे में आती है, रमेश और कमला भी गुस्से में वहां आ जाते हैं। आरती घबरा कर कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों यहाँ आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ लड़की, बस तुझे कुछ बातें समझाने आया हूँ। पापा जी, आप मुझसे इस तरह गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुन, तू अपनी औकात का भी मत भूलना कि तू एक गरीब की लड़की है और इस महल की बहू बनकर आई है। तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम तुझे यहाँ सिर्फ एक खास मकसद के लिए लाए हैं। अब तुझे हमारे बेटे की शराब और नशे की आदत छुड़वानी होगी।
अगर तूने विवेक का नशा नहीं छुड़वाया तो याद रखना कि हमसे बुरा इस दुनिया में तेरे लिए कोई नहीं होगा। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला उनकी इतनी पुरानी नशे की आदत कैसे छुड़वा सकती हूँ? वो तो कितना नशा करते हैं। हमें पता है हमारा बेटा बहुत ज्यादा नशा करता है और वो हमेशा 24 घंटे नशे में ही रहता है। लेकिन पापा जी, जब आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे तब तो आपने मेरे माता पिता से कहा था कि वो बहुत कम नशा करते हैं। हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो लड़की, हम जितना कह रहे हैं उतना चुपचाप करो, वरना हम तुम्हारी जिंदगी इस महल में नरक जैसी बना देंगे। जैसे तुम्हें इस महल में मुंह दिखाई की रस्म नसीब नहीं हुई है ना, वैसे कुछ भी नसीब नहीं होने देंगे हम। इसीलिए चुपचाप हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमेश और कमला आरती को धमकी देकर चले जाते हैं। आरती रोते हुए खिड़की के पास जाती है जहां वो बगीचे में एक गरीब मजदूर को ईंटें जोड़ते हुए देखती रहती है। तभी विवेक नशे की हालत में झूमते हुए कमरे के अंदर आता है और आरती उसे सहारा देते हुए पूछती है, तुम अब तक कहाँ थे और इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हो तुम? अच्छा, तुम होती कौन हो मुझे यह फालतू के सवाल जवाब करने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विवेक, मुझे हक है तुमसे ये सब पूछने का। पत्नी? अरे मेरी नजरों से दूर हट जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विवेक जोर जोर से हंसने लगता है और बिना कोई जवाब दिए सीधे बेड पर जाकर बेहोश हो जाता है। उधर सावित्री और विश्वनाथ के कमरे में दोनों बात कर रहे होते हैं। अब तो हमारी पोता बहू घर में आ गई है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा विवेक जरूर सुधर जाएगा। हाँ सावित्री, भगवान करे अब वो जल्दी से सुधर जाए और इस घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगले दिन सुबह विवेक फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आरती उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और रोकते हुए कहती है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें इस हालत में कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? हाँ, आज तक मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। कोई पत्नी नहीं हो तो मेरी। अपनी ये फालतू की नौटंकी मेरे सामने बंद करो और मुझे चुपचाप जाने दो। विवेक आरती को जोर से धक्का देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आरती रोते हुए उसके पीछे नीचे हॉल तक आती है। विवेक प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, इस तरह मत जाओ, प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन विवेक नहीं रुकता और कार में बैठकर चला जाता है। हॉल में बैठे रमेश और कमला आरती को रोता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ बहू, तुम हमारे बेटे विवेक को बाहर जाने से नहीं रोक पाई ना? अरे लगता है तुम्हारी बस की बात नहीं है। नहीं पापा जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई, उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी। तभी विश्वनाथ और सावित्री वहां आ जाते हैं। विश्वनाथ आरती के रोने का कारण पूछता है तो रमेश बात को संभालते हुए तुरंत झूठ बोल देता है। अरे क्या हुआ बहू, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? पापा जी, बहू ने विवेक को नशे के लिए बाहर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रोका, बस इसीलिए ये दुखी है। अरे कोई बात नहीं बहू, हमने भी बहुत कोशिश की है लेकिन हार नहीं मानी। अरे तुम भी पहली बार में हार मत मानना, हम सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे। तुम हिम्मत रखो बेटी, माता रानी सब ठीक कर देंगी, बस तुम प्रयास करना मत छोड़ना। सावित्री और विश्वनाथ के जाते ही कमला तुरंत आरती के पास आकर उसे उंगली दिखाकर धमकी देते हुए कहती है, सुना लड़की, मम्मी जी पापा जी से कुछ भी सच बताने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें इस महल से धक्के देकर निकाल देंगे। इसके बाद आरती विवेक को रोकने के लिए खूब कोशिशें करती है। वो कभी उसे कमरे में बंद करती है तो कभी रस्सी से बांधती है, लेकिन वो हर बार भाग जाता है। इस दौरान ससुराल वाले उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। भाभी जाओ, मेरे कमरे में बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, वो जरा महंगे हैं तो हाथ से अच्छे से धो देना। बहू कपड़े बाद में धोना, मेरे कमरे में फर्श पर जूस गिर गया है, जाओ और पहले जाकर फर्श को तुरंत साफ कर दो। एक दिन तो रमेश उससे कहता है, बहू कमरे में खूब सारे फटे पुराने कपड़ों का ढेर लगा है, उनमें से कुछ छांट कर अपने गरीब माँ बाप को दे आओ। आरती को सावित्री और विश्वनाथ से मिलने नहीं दिया जाता। एक दिन वो खिड़की के पास रो रही होती है और बगीचे में काम करने वाला मजदूर आकाश उसे देख लेता है। अगले दिन आरती विवेक को रोकते हुए महल के बाहर बगीचे तक आ जाती है, लेकिन विवेक उसे झटक कर चला जाता है। आरती हताश होकर वहीं धूप में बैठ जाती है। आप इस तरह इतनी तेज चिलचिलाती धूप में मत बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है और आपको इस वक्त धूप की पड़ी है। आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है? हाँ, मेरा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि गरीब की बेटी महल में खुश नहीं है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी छोटी मालकिन।
आरती वहां से चली जाती है तो विवेक को सुधारने की हर कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी आकाश से थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। जब घरवाले महल में नहीं होते तो दोनों खिड़कियों के पास बातें करते हैं। एक दिन रमेश और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं और आरती उनकी बातें सुन लेती है। इस गरीब की लड़की को महल में लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे बेटे में तो कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, अगर बदलाव नहीं आया तो मम्मी पापा प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेंगे और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अरे तो फिर अब इस बहू को इस महल में रखने का क्या मतलब है? निकाल देते हैं इसे बाहर। पड़े रहने दो उसे यहीं। बहू नहीं तो हमारे घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनकर तो रह ही जाएगी। आरती ये सुनकर घबरा जाती है। एक दिन जब कमला और रमेश घर पर नहीं होते, वो बगीचे में आकाश से मिलती है और रोते हुए सब सच बता देती है। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ एक नौकरानी बनाने के लिए इतने बड़े महल की बहू बनाकर लाया गया था। देखो, तुम्हारे पास जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसे लालची इंसान से तलाक ले लो और अलग हो जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक गरीब की बेटी हूँ। बदनामी हुई तो मेरे माँ बाप को ये समाज जीने नहीं देगा। समाज से मत डरो आरती जी, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। आरती रोते हुए चली जाती है। एक दिन हॉल में पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी विवेक भयंकर नशे में आकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अरे बहू, अरे हमने जिस मकसद से तुम्हारी शादी अपने पोते से कराई थी, तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही हो बेटा। लगता है विवेक अब कभी सुधर नहीं पाएगा। क्या हुआ भाभी? अब आप चुपचाप खड़ी होकर क्या सोच रही हो? आरती को अपने साथ हुआ सारा अत्याचार याद आता है। वो गुस्से में पूरे परिवार पर बुरी तरह से फट पड़ती है। बस बहुत हो गया। मैं गरीब की बेटी जरूर हूँ, लेकिन कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ जो आपने मुझे महल की बहू बना लिया। आप लोगों ने मुझसे शादी क्यों कराई और मेरे साथ क्या करने वाले हो मैं सब जानती हूँ। मैं विवेक से तलाक लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा मत करो बेटा, तुम इस घर की इज्जत हो। यूं घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। हमें बताओ, तुम्हारे साथ किसने बुरा किया है? हाँ बेटा, हमें खुलकर बताओ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से काम लो और हमारे बारे में कुछ सोचो। आरती विश्वनाथ और सावित्री के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके समझाने के बावजूद भी वहां नहीं रुकती और अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी मिलती है। अरे आरती, तुम तो महल की बहू बनी थी ना, तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म वहाँ कैसी रही? आरती पिंकी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे सब सच बता देती है। मायके आकर आरती पार्वती को भी सब बताती है और कुछ ही दिनों में विवेक से तलाक ले लेती है। इधर आकाश अपने घर पर उदास बैठा होता है। बेटा आकाश, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम बहुत उदास बैठे रहते हो। आकाश अपने माता पिता को सारी बात बताता है और कहता है, मम्मी पापा, आरती अब उस महल को छोड़ के चली गई है। उसने उस नरक से खुद को आजाद कर लिया है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है बेटा? उसने बिल्कुल सही कदम उठाया। तुमने उसे उस नरक से बाहर निकालने का रास्ता दिखाकर अच्छा ही किया है। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि वो इस वक्त न जाने किस हाल में होगी। बेटा पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस लड़की आरती से सच्चा प्यार करने लगे हो। हाँ पिताजी, मुझे आरती से प्यार हो गया है। अगर ऐसी बात है बेटा, तो मुझे पता है कि तू उसके बिना खुश नहीं रह पाएगा। अब तू बिना देर किए आरती को हमारे घर की बहू बना कर ले आ। आकाश पहले मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वो आरती के घर रिश्ता लेकर जाता है, जहाँ उसके माँ बाप पहले हिचकिचाते हैं। आप तो आरती के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप लोग ये रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ बहन, हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर आरती तो हमें भी बहुत पसंद है। आकाश और आरती की शादी हो जाती है और आरती ससुराल आती है। आकाश के घर के बाहर टेंट लग रहा होता है और मजदूर काम कर रहे होते हैं। महल के बालकनी से रमेश और कमला ये सब देख रहे होते हैं। ये नीचे सड़क पर क्या तमाशा चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता कि आरती अब इस गरीब घर की बहू बन गई है? अच्छा, तो वो अब यहाँ रह रही है, लेकिन बाहर इतना तामझाम किस लिए किया जा रहा है? शायद उस गरीब घर में उसकी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, इसलिए। उधर कमरे में आरती उदास बैठी होती है। तभी आकाश की बहन पूजा उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है और आप इस तरह उदास बैठी हो? महल की बहू बनी थी तब मेरी मुंह दिखाई ऐसी हुई जैसे मैं गरीब घर में आई हूँ। अब तो सच में मेरा ससुराल गरीब है, तो ना जाने यहाँ कैसी रस्म होगी। विमला पूरे मोहल्ले के घरों में जाकर सबको आरती की मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलावा देकर आती है। शाम को, क्या हुआ बहू, तुम अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? कपड़े भी नहीं बदले? मम्मी जी, मुंह दिखाई की क्या जरूरत है?
कैसी बातें करती हो बहू, हम गरीब जरूर हैं लेकिन अपनी खुशियां अच्छे तरीके से मना कर दिखाएंगे। जब इतना बड़ा महल मेरी मुंह दिखाई नहीं मना पाया तो ये गरीब क्या मनाएंगे। पूजा आरती के चेहरे पर उदासी देखकर उसे प्यार से समझाती है। भाभी, हम दौलत में भले उस महल की बराबरी नहीं कर सकते लेकिन प्यार में उनसे कहीं आगे हैं। आरती तैयार होकर बाहर आती है जहां बहुत बड़ा टेंट और मोहल्ले वालों की भारी भीड़ लगी होती है। तभी रमेश और कमला वहां आकर हंगामा करने लगते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सड़क ब्लॉक कर रखी है, तुरंत इस टेंट को यहाँ से हटाओ। अरे क्या परेशानी है भाई साहब आपको? हैं? हमने नगर निगम से परमिशन ली है, ये देखिए कागज। आप बड़े महल के राजा होंगे लेकिन हम अपने घर के राजा हैं। ज्यादा परेशान किया तो पुलिस को बुला लेंगे। मोहल्ले वाले भी मदन का साथ देते हैं और रमेश कमला को डांट कर वहां से भगा देते हैं। मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से होती है और सब खूब सारे उपहार देते हैं। आरती अपने कमरे में जाने लगती है। बहू, ये लो, महल के मुकाबले ये सोने का कंगन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे प्यार का शगुन समझ कर रख लो। आरती, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये चांदी की पायल ही अफोर्ड कर सकता था। लाओ, मैं खुद तुम्हें इसे पहना देता हूँ। बेटा शर्मा मत और जल्दी से बहू को अपने हाथों से ये पायल पहना दे। आकाश आरती को पायल पहनाता है और पूजा आरती को एक सुंदर साड़ी देती है। भाभी, मैं कोई बड़ी जॉब तो नहीं करती हूँ, इसीलिए आपके लिए साधारण सी साड़ी लाई हूँ, प्लीज इसे रख लीजिए। आखिर में सास विमला अपना एक पुराना खानदानी सोने का हार निकालती है और आरती के गले में पहनाते हुए कहती है। बहू, ये हार मुझे मेरी सास ने मेरी मुंह दिखाई में दिया था, आज मैं ये तुम्हें सौंप रही हूँ। हमारे पास महल जैसा देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आरती भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगती है। विमला हैरान होकर उसको संभालते हुए कहती है। क्या हुआ बहू, तुम इस तरह रो क्यों रही हो और क्या तुम्हें हमारे ये तोहफे पसंद नहीं आए? बहुत ज्यादा पसंद आए मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। महल में सिर्फ खोखली रस्में थी लेकिन यहाँ मुझे आप सबका सच्चा प्यार और सम्मान मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि खुशियाँ महलों और दौलत की मोहताज नहीं होती। आज एक बहू का असली सम्मान इसी गरीब घर में हुआ है। तभी महल से विश्वनाथ और सावित्री भी वहां आ जाते हैं और आरती से बात करते हैं। अरे बहू, एक बात बताओ, तुमने हमारा वो आलीशान महल छोड़कर इस गरीब घर को क्यों चुना? दादाजी, आपके बेटे बहू ने अपने नालायक बेटे को सुधारने के लिए मुझे एक नौकरानी बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस महल में मुझे कोई इज्जत नहीं मिली थी लेकिन यहाँ इन लोगों ने मुझे अपनी पलकों पर बैठाया है। आरती अपने साथ हुई सारी बातें बताती है और सावित्री और विश्वनाथ ये भयानक सच सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सावित्री की आंखों में गुस्सा और पछतावा साफ दिखाई देता है। हमारी परवरिश में ही कोई बहुत बड़ी कमी रह गई थी बेटा, जो हमारा बेटा और बहू इतने गिरे हुए इंसान निकले। उन्होंने अपने स्वार्थ में एक मासूम बच्चे का पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेटा तुम मुझे माफ करोगी? हाँ दादाजी, मैं भले आपकी महलों की बहू नहीं रही लेकिन आप हमेशा मेरे दादा दादी रहेंगे। आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी और मेरे ससुराल वाले मुझसे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोचा था और क्या हो रहा है? कमरा साफ करके आरती जब वापस हॉल में आती है तो रमेश उसे चांदी की एक साधारण सी अंगूठी देते हुए कहता है। ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। अंगूठी देखकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है कि उसने क्या सपने देखे थे और यहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अंगूठी पसंद नहीं आई क्या? कुछ नहीं, ये सोच रही होगी कि सास ससुर ने तो तोहफा दे दिया लेकिन ननद ने कुछ नहीं दिया। शालिनी, तुम ही कुछ दे दो। मेरे पास तो अभी इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है मम्मी, मैं बाद में कभी दे दूंगी। चलो भाई, हो गई रस्म। बहू, अब तुम ये सारे झूठे बर्तन साफ करने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में सो जाना और विवेक रात को देर से घर आता है तो तुम उसका इंतजार मत करना। अब अपने कमरे में सब चले जाते हैं। आरती आंखों में आंसू लिए बर्तन साफ करती है और रोते हुए अपने कमरे में आकर सोचती है। मुंह दिखाई का तो मेरा हर सपना टूट गया, कितने अरमान थे मेरे, सब चकनाचूर हो गए। थकान की वजह से रोते रोते आरती की आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि विवेक कमरे में नहीं है। वो नहा धोकर उसे ढूंढती हुई हॉल में आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इस तरह परेशान होकर किसे ढूंढ रही हो तुम? मम्मी जी, वो कल दोपहर से घर से निकले हैं और अभी सुबह हो गई है, फिर भी अब तक वापस नहीं आए हैं। बहू, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। तुम पहले घर के कामों की तरफ ध्यान दो। देखो, खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें निकाल कर धो लो। आरती सारे भारी पर्दे निकालती है और उन्हें धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में वैष्णो देवी की यात्रा से सुमित्रा और विश्वनाथ वापस लौटते हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी,
आप लोग वैष्णो माता के दर्शन करके वापस आ गए? अरे हाँ रमेश, हम आ गए, लेकिन हमारा पोता विवेक और हमारी नई बहू कहाँ है? वो पापा जी, विवेक तो अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सब समझ गया। अच्छा ठीक है, और हमारी नई बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। माँ जी बहू अभी अपने कमरे में आराम करिए, थकी हुई थी ना। चलो अच्छा है, नई बहू है, उसे आराम करने दो। आरती वॉशरूम से उनकी ये बातें सुन लेती है। तभी रमेश विश्वनाथ से गंभीर होकर कहता है, पापा जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो रमेश, हैं? लेकिन अभी उसके लिए रुकना होगा। जब तक मेरा पोता पूरी तरह से सुधर नहीं जाता और अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देता है, तब तक मैं उस बारे में सोचूंगा भी नहीं। सुमित्रा और विश्वनाथ अपने कमरे में चले जाते हैं। आरती पर्दे धोकर जैसे ही अपने कमरे में आती है, रमेश और कमला भी गुस्से में वहां आ जाते हैं। आरती घबरा कर कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों यहाँ आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ लड़की, बस तुझे कुछ बातें समझाने आया हूँ। पापा जी, आप मुझसे इस तरह गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुन, तू अपनी औकात का भी मत भूलना कि तू एक गरीब की लड़की है और इस महल की बहू बनकर आई है। तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम तुझे यहाँ सिर्फ एक खास मकसद के लिए लाए हैं। अब तुझे हमारे बेटे की शराब और नशे की आदत छुड़वानी होगी। अगर तूने विवेक का नशा नहीं छुड़वाया तो याद रखना कि हमसे बुरा इस दुनिया में तेरे लिए कोई नहीं होगा। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला उनकी इतनी पुरानी नशे की आदत कैसे छुड़वा सकती हूँ? वो तो कितना नशा करते हैं। हमें पता है हमारा बेटा बहुत ज्यादा नशा करता है और वो हमेशा 24 घंटे नशे में ही रहता है। लेकिन पापा जी, जब आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे तब तो आपने मेरे माता पिता से कहा था कि वो बहुत कम नशा करते हैं। हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो लड़की, हम जितना कह रहे हैं उतना चुपचाप करो, वरना हम तुम्हारी जिंदगी इस महल में नरक जैसी बना देंगे। जैसे तुम्हें इस महल में मुंह दिखाई की रस्म नसीब नहीं हुई है ना, वैसे कुछ भी नसीब नहीं होने देंगे हम। इसीलिए चुपचाप हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमेश और कमला आरती को धमकी देकर चले जाते हैं। आरती रोते हुए खिड़की के पास जाती है, जहां वो बगीचे में एक गरीब मजदूर को ईंटें जोड़ते हुए देखती रहती है। तभी विवेक नशे की हालत में झूमते हुए कमरे के अंदर आता है और आरती उसे सहारा देते हुए पूछती है, तुम अब तक कहाँ थे और इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हो तुम? अच्छा, तुम होती कौन हो मुझे ये फालतू के सवाल जवाब करने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विवेक, मुझे हक है तुमसे ये सब पूछने का। पत्नी? अरे मेरी नजरों से दूर हट जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विवेक जोर जोर से हंसने लगता है और बिना कोई जवाब दिए सीधे बेड पर जाकर बेहोश हो जाता है। उधर सावित्री और विश्वनाथ के कमरे में दोनों बात कर रहे होते हैं। अब तो हमारी पोता बहू घर में आ गई है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा विवेक जरूर सुधर जाएगा। हाँ सावित्री, भगवान करे अब वो जल्दी से सुधर जाए और इस घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगले दिन सुबह विवेक फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आरती उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और रोकते हुए कहती है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें इस हालत में कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? हाँ, आज तक मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। कोई पत्नी नहीं हो तो मेरी। अपनी ये फालतू की नौटंकी मेरे सामने बंद करो और मुझे चुपचाप जाने दो। विवेक आरती को जोर से धक्का देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आरती रोते हुए उसके पीछे नीचे हॉल तक आती है। विवेक प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, इस तरह मत जाओ, प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन विवेक नहीं रुकता और कार में बैठकर चला जाता है। हॉल में बैठे रमेश और कमला आरती को रोता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ बहू, तुम हमारे बेटे विवेक को बाहर जाने से नहीं रोक पाई ना? अरे लगता है तुम्हारी बस की बात नहीं है। नहीं पापा जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी। तभी विश्वनाथ और सावित्री वहां आ जाते हैं। विश्वनाथ आरती के रोने का कारण पूछता है तो रमेश बात को संभालते हुए तुरंत झूठ बोल देता है। अरे क्या हुआ बहू, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? पापा जी, बहू ने विवेक को नशे के लिए बाहर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रोका, बस इसीलिए ये दुखी है। अरे कोई बात नहीं बहू, हमने भी बहुत कोशिश की है लेकिन हार नहीं मानी। अरे तुम भी पहली बार में हार मत मानना, हम सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे। तुम हिम्मत रखो बेटी, माता रानी सब ठीक कर देंगी, बस तुम प्रयास करना मत छोड़ना।
सावित्री और विश्वनाथ के जाते ही कमला तुरंत आरती के पास आकर उसे उंगली दिखाकर धमकी देते हुए कहती है, सुना लड़की, मम्मी जी पापा जी से कुछ भी सच बताने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें इस महल से धक्के देकर निकाल देंगे। इसके बाद आरती विवेक को रोकने के लिए खूब कोशिशें करती है। वो कभी उसे कमरे में बंद करती है तो कभी रस्सी से बांधती है, लेकिन वो हर बार भाग जाता है। इस दौरान ससुराल वाले उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। भाभी जाओ, मेरे कमरे में बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, वो जरा महंगे हैं तो हाथ से अच्छे से धो देना। बहू कपड़े बाद में धोना, मेरे कमरे में फर्श पर जूस गिर गया है, जाओ और पहले जाकर फर्श को तुरंत साफ कर दो। एक दिन तो रमेश उससे कहता है, बहू कमरे में खूब सारे फटे पुराने कपड़ों का ढेर लगा है, उनमें से कुछ छांट कर अपने गरीब माँ बाप को दे आओ। आरती को सावित्री और विश्वनाथ से मिलने नहीं दिया जाता। एक दिन वो खिड़की के पास रो रही होती है और बगीचे में काम करने वाला मजदूर आकाश उसे देख लेता है। अगले दिन आरती विवेक को रोकते हुए महल के बाहर बगीचे तक आ जाती है, लेकिन विवेक उसे झटक कर चला जाता है। आरती हताश होकर वहीं धूप में बैठ जाती है। आप इस तरह इतनी तेज चिलचिलाती धूप में मत बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है और आपको इस वक्त धूप की पड़ी है। आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है? हाँ, मेरा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि गरीब की बेटी महल में खुश नहीं है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी छोटी मालकिन। आरती वहां से चली जाती है तो विवेक को सुधारने की हर कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी आकाश से थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। जब घरवाले महल में नहीं होते तो दोनों खिड़कियों के पास बातें करते हैं। एक दिन रमेश और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं और आरती उनकी बातें सुन लेती है। इस गरीब की लड़की को महल में लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे बेटे में तो कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, अगर बदलाव नहीं आया तो मम्मी पापा प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेंगे और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अरे तो फिर अब इस बहू को इस महल में रखने का क्या मतलब है? निकाल देते हैं इसे बाहर। पड़े रहने दो उसे यहीं, बहू नहीं तो हमारे घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनकर तो रह ही जाएगी। आरती ये सुनकर घबरा जाती है। एक दिन जब कमला और रमेश घर पर नहीं होते, वो बगीचे में आकाश से मिलती है और रोते हुए सब सच बता देती है। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ एक नौकरानी बनाने के लिए इतने बड़े महल की बहू बनाकर लाया गया था। देखो, तुम्हारे पास जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम ऐसे लालची इंसान से तलाक ले लो और अलग हो जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, बदनामी हुई तो मेरे माँ बाप को ये समाज जीने नहीं देगा। समाज से मत डरो आरती जी, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। आरती रोते हुए चली जाती है। एक दिन हॉल में पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी विवेक भयंकर नशे में आकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अरे बहू, अरे हमने जिस मकसद से तुम्हारी शादी अपने पोते से कराई थी, तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही हो बेटा। लगता है विवेक अब कभी सुधर नहीं पाएगा। क्या हुआ भाभी? अब आप चुपचाप खड़ी होकर क्या सोच रही हो? आरती को अपने साथ हुआ सारा अत्याचार याद आता है। वो गुस्से में पूरे परिवार पर बुरी तरह से फट पड़ती है। बस बहुत हो गया। मैं गरीब की बेटी जरूर हूँ, लेकिन कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ जो आपने मुझे महल की बहू बना लिया। आप लोगों ने मुझसे शादी क्यों कराई और मेरे साथ क्या करने वाले हो मैं सब जानती हूँ। मैं विवेक से तलाक लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा मत करो बेटा, तुम इस घर की इज्जत हो, यूं घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। हमें बताओ, तुम्हारे साथ किसने बुरा किया है? हाँ बेटा, हमें खुलकर बताओ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से काम लो और हमारे बारे में कुछ सोचो। आरती विश्वनाथ और सावित्री के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके समझाने के बावजूद भी वहां नहीं रुकती और अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी मिलती है। अरे आरती, तुम तो महल की बहू बनी थी ना, तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म वहाँ कैसी रही? आरती पिंकी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे सब सच बता देती है। मायके आकर आरती पार्वती को भी सब बताती है और कुछ ही दिनों में विवेक से तलाक ले लेती है। इधर आकाश अपने घर पर उदास बैठा होता है। बेटा आकाश, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम बहुत उदास बैठे रहते हो। आकाश अपने माता पिता को सारी बात बताता है और कहता है, मम्मी पापा, आरती अब उस महल को छोड़कर चली गई है। उसने उस नरक से खुद को आजाद कर लिया है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है बेटा? उसने बिल्कुल सही कदम उठाया। तुमने उसे उस नरक से बाहर निकालने का रास्ता दिखाकर अच्छा ही किया है। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि वो इस वक्त न जाने किस हाल में होगी। बेटा पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस लड़की आरती से सच्चा प्यार करने लगे हो। हाँ पिताजी,
मुझे आरती से प्यार हो गया है। अगर ऐसी बात है बेटा, तो मुझे पता है कि तू उसके बिना खुश नहीं रह पाएगा। अब तू बिना देर किए आरती को हमारे घर की बहू बना कर ले आ। आकाश पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। वो आरती के घर रिश्ता लेकर जाता है जहाँ उसके माँ बाप पहले हिचकिचाते हैं। आप तो आरती के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप लोग ये रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ बहन, हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर आरती तो हमें भी बहुत पसंद है। आकाश और आरती की शादी हो जाती है और आरती ससुराल आती है। आकाश के घर के बाहर टेंट लग रहा होता है और मजदूर काम कर रहे होते हैं। महल के बालकनी से रमेश और कमला ये सब देख रहे होते हैं। ये नीचे सड़क पर क्या तमाशा चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता कि आरती अब इस गरीब घर की बहू बन गई है। अच्छा, तो वो अब यहाँ रह रही है, लेकिन बाहर इतना तामझाम किस लिए किया जा रहा है? शायद उस गरीब घर में उसकी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, इसलिए। उधर कमरे में आरती उदास बैठी होती है। तभी आकाश की बहन पूजा उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है और आप इस तरह उदास बैठी हो? महल की बहू बनी थी तब मेरी मुंह दिखाई ऐसी हुई जैसे मैं गरीब घर में आई हूँ। अब तो सच में मेरा ससुराल गरीब है, तो ना जाने यहाँ कैसी रस्म होगी। विमला पूरे मोहल्ले के घरों में जाकर सबको आरती की मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलावा देकर आती है। शाम को क्या हुआ बहू, तुम अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? कपड़े भी नहीं बदले? मम्मी जी, मुंह दिखाई की क्या जरूरत है? कैसी बातें करती हो बहू? हम गरीब जरूर है, लेकिन अपनी खुशियाँ अच्छे तरीके से मना कर दिखाएंगे। जब इतना बड़ा महल मेरी मुंह दिखाई नहीं मना पाया, तो ये गरीब क्या मनाएंगे? पूजा आरती के चेहरे पर उदासी देखकर उसे प्यार से समझाती है। भाभी, हम दौलत में भले उस महल की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन प्यार में उनसे कहीं आगे हैं। आरती तैयार होकर बाहर आती है जहाँ बहुत बड़ा टेंट और मोहल्ले वालों की भारी भीड़ लगी होती है। तभी रमेश और कमला वहां आकर हंगामा करने लगते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सड़क ब्लॉक कर रखी है, तुरंत इस टेंट को यहाँ से हटाओ। अरे क्या परेशानी है भाई साहब आपको? हैं? हमने नगर निगम से परमिशन ली है। ये देखिए कागज। आप भले ही महल के राजा होंगे, लेकिन हम अपने घर के राजा हैं। ज्यादा परेशान किया तो पुलिस को बुला लेंगे। मोहल्ले वाले भी मदन का साथ देते हैं और रमेश कमला को डांट कर वहां से भगा देते हैं। मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से होती है और सब खूब सारे उपहार देते हैं। आरती अपने कमरे में जाने लगती है। बहू, ये लो, महल के मुकाबले ये सोने का कंगन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे प्यार का शगुन समझकर रख लो। आरती, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये चांदी की पायल ही अफोर्ड कर सकता था। लाओ, मैं खुद तुम्हें इसे पहना देता हूँ। बेटा शर्मा मत और जल्दी से बहू को अपने हाथों से ये पायल पहना दे। आकाश आरती को पायल पहनाता है और पूजा आरती को एक सुंदर साड़ी देती है। भाभी, मैं कोई बड़ी जॉब तो नहीं करती हूँ, इसीलिए आपके लिए साधारण सी साड़ी लाई हूँ, प्लीज इसे रख लीजिए। आखिर में सास विमला अपना एक पुराना खानदानी सोने का हार निकालती है और आरती के गले में पहनाते हुए कहती है। बहू, ये हार मुझे मेरी सास ने मेरी मुंह दिखाई में दिया था। आज मैं ये तुम्हें सौंप रही हूँ। हमारे पास महल जैसा देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आरती भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगती है। विमला हैरान होकर उसको संभालते हुए कहती है। क्या हुआ बहू, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और क्या तुम्हें हमारे ये तोहफे पसंद नहीं आए? बहुत ज्यादा पसंद आए मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। महल में सिर्फ खोखली रस्में थी, लेकिन यहाँ मुझे आप सबका सच्चा प्यार और सम्मान मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि खुशियाँ महलों और दौलत की मोहताज नहीं होती। आज एक बहू का असली सम्मान इसी गरीब घर में हुआ है। तभी महल से विश्वनाथ और सावित्री भी वहां आ जाते हैं और आरती से बात करते हैं। अरे बहू, एक बात बताओ, तुमने हमारा वो आलीशान महल छोड़कर इस गरीब घर को क्यों चुना? दादाजी, आपके बेटे बहू ने अपने नालायक बेटे को सुधारने के लिए मुझे एक नौकरानी बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस महल में मुझे कोई इज्जत नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ इन लोगों ने मुझे अपनी पलकों पर बैठाया है। आरती अपने साथ हुई सारी बातें बताती है और सावित्री और विश्वनाथ ये भयानक सच सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सावित्री की आंखों में गुस्सा और पछतावा साफ दिखाई देता है। हमारी परवरिश में ही कोई बहुत बड़ी कमी रह गई थी बेटा, जो हमारा बेटा और बहू इतने गिरे हुए इंसान निकले। उन्होंने अपने स्वार्थ में एक मासूम बच्चे का पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेटा, तुम मुझे माफ करोगी? हाँ दादाजी, मैं भले आपकी महलों की बहू नहीं रही, लेकिन आप हमेशा मेरे दादा दादी रहेंगे। आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी और मेरे ससुराल वाले मुझसे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोचा था और क्या हो रहा है?
कमरा साफ करके आरती जब वापस हॉल में आती है तो रमेश उसे चांदी की एक साधारण सी अंगूठी देते हुए कहता है, ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। अंगूठी देखकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है कि उसने क्या सपने देखे थे और यहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अंगूठी पसंद नहीं आई क्या? कुछ नहीं, ये सोच रही होगी कि सास ससुर ने तो तोहफा दे दिया लेकिन ननद ने कुछ नहीं दिया। शालिनी तुम ही कुछ दे दो। मेरे पास तो अभी इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है मम्मी, मैं बाद में कभी दे दूंगी। चलो भाई, हो गई रस्म बहू। अब तुम ये सारे झूठे बर्तन साफ करने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में सो जाना, और विवेक रात को देर से घर आता है तो तुम उसका इंतजार मत करना। अब अपने कमरे में सब चले जाते हैं। आरती आंखों में आंसू लिए बर्तन साफ करती है और रोते हुए अपने कमरे में आकर सोचती है, मुंह दिखाई का